देखो मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, क्या पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का जमना, किसी तरह से जम जाए, या बाढ़ की स्थिति में आए तो जम जाए, या फिर बाढ़ की स्थिति में आए तो उस पर कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का जमना। बाढ़ आए तो उससे कार्बनिक नदियों के जल में, नदियों की सतह में जो मिट्टी होगी उसमें कुछ रासायनिक तत्व होंगे, ठीक, उस सब को बोले कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, ठीक ना। तो अगर वो पृथ्वी की सतह पे जम जाए तो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, तो उससे मृदा का निर्माण होता है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनता है, और जैव पदार्थ से मृदा का निर्माण होगा। जैव पदार्थ कहने का अर्थ हुआ सड़े गले जीव को, मरे हुए जीव को सड़ने गलने के बाद, मृत जीव के सड़ने गलने के बाद, मृत जीव के सड़ने गलने के बाद भी मृदा का निर्माण होगा। जलवायु से भी मृदा का निर्माण होगा। जलवायु का प्रभाव से चट्टान टूटेगा फूटेगा, चट्टान के टूटने से भी मृदा का निर्माण होता है। तो देखो मृदा का निर्माण का इतना बताएं कारक। अगर केवल एग्जाम में 10th एग्जाम में अगर कारक पूछे तो हम बताए हैं ऊंचा बचिया धराकृति, धराकृति मतलब पृथ्वी की आकृति, धरती की आकृति, मूल शैल या चट्टान, जिससे मृदा का निर्माण मूल शैल या चट्टान, वनस्पति, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, खनिज कण, पृथ्वी के अंदर से निकले खनिज कण से, जैसे धात्विक, अधात्विक, धात्विक कण या अधात्विक कण, और समय भी इसमें कुछ लगता है। ये कारक हुआ, ये नहीं कि मिट्टी भी समय से बनता है, नहीं, ये कारक हुआ, इतना चीज इसमें मौजूद होता है। मिट्टी के निर्माण में इतना चीज लगता है, समय भी उसमें लगेगा, ठीक ना। तो पूछता है निर्माण के कारक, ठीक है। तो देख लेगा फिर से, मिट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का जमना क्या कहलाएगा? मिट्टी। और या फिर इसको ये कह सकते हैं जैव पदार्थों के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। जैव पदार्थ में हुआ क्या, किसी भी कोई जीव मर गया, ठीक, उसके सड़ने गलने के फलस्वरूप भी मृदा का निर्माण होगा, या फिर चट्टानों के टूटने फूटने से, या कोई पहाड़ी इलाका है और वहाँ से नदी गुजर रही है तो कुछ न कुछ तो चट्टान में कटाव होगी, तो उस कटाव के छोटे छोटे टुकड़े में बांट देगा और छोटे छोटे टुकड़े से ही मृदा का निर्माण होगा। तो मृदा के निर्माण के कारक क्या है? ऊंचा बचिया धराकृति, ऊंचा बचिया धराकृति, पृथ्वी की सतह की आकृति, मूल शैल या चट्टान, अभी जो बताएं, वनस्पति, पेड़ पौधे सड़ने गलने से भी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भी, खनिज कण से भी, और समय भी इसका कारक है। कारक और मौजूद क्या कह सकते हैं उसको, जो कारक और इसमें लगे वस्तु, लगे चीज कर सकते हैं उसको, लगे चीज, ये दोनों में अलग है। ये कारक पूछेगा तो समय भी याद रहेगा। अगर कारक ना पूछे, बोलेगा मृदा के निर्माण में क्या क्या चीज होती है, तो ये सब, अगर केवल कारक पूछे तो समय भी इसमें जुट जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ दे कि बिरयानी बनाने में क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले तो पैसा लगेगा, तो ये कारक में एक तरह से आ गया, तभी हमारा बिरयानी तैयार होगा। लेकिन अगर हम पूछे क्या क्या उसमें लगेगा मटेरियल, तो समय को जोड़ेंगे, पैसा को जोड़ेंगे नहीं,
तो वही कहने का अर्थ मेरा यही हुआ। ठीक है, अब मृदा का संरक्षण की बात करते हैं। मृदा की संरक्षण, संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। संरक्षण का अर्थ बचाना। ठीक, तो हमें किसे बचाना है? मृदा का। तो मृदा को हम किस तरह से बचाएंगे? इसको बचाने से पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे? निम्नीकरण। जैसे मृदा का ह्रास कैसे हो रहा है, कटाव कैसे हो रहा है। ठीक, इससे पहले हम लोग देखेंगे निम्नीकरण, मृदा की निम्नीकरण। तो मृदा का निम्नीकरण कैसे हो रहा है? अधिक खनन से, अधिक खनन से बताया हुआ सब सारी चीजें। अधिक खनन करने का इंडस्ट्रियल खान में अधिक खुदाई करेंगे तो वो अधिक खनन कहलाएगा। अधिक धात्विक खनिज निकालेंगे, अधात्विक खनिज निकालेंगे, मिनरल कह सकते हैं डायरेक्ट। तो मिनरल अधिक निकालेंगे, उससे मृदा का निम्नीकरण होगा या भूमि निम्नीकरण, भूमि का भी ह्रास होगा। अतिचारण, अतिचारण, अधिक पशुचारण, अधिक पशुचारण भी मृदा का निम्नीकरण का उदाहरण है। जैसे कोई जानवर चर गया, हम फसल पेड़ पौधा लगाए हुए हैं, उसको चर गया तो पेड़ पौधा क्या करता है? मिट्टी की जितना दूर में उसका क्षमता होता है पेड़ का, मिट्टी को बांधे रखता है। अगर वो पानी के बहाव से भी उसको नहीं काट सकता है, थोड़ा बहुत काटेगा, ठीक, लेकिन उतना नहीं काट सकता जहाँ नॉर्मल जगह पे काट सकता है पानी। तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो भी मृदा का निम्नीकरण होगा। वन कटाव, वनों का कटाव, वनों का कटाव से भी मृदा निम्नीकरण होता है या भू निम्नीकरण भी उसको बोल सकते हैं। और क्या था? अति सिंचाई, ज्यादा बढ़िया फसल उगाने के चक्कर में या ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में खेतों की गहरी जुताई होती है, उसको कहते हैं अति सिंचाई। अति सिंचाई के कारण भी मृदा का निम्नीकरण या भू निम्नीकरण होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ठीक है, इतना देख लो। उसके बाद मृदा का निम्नीकरण बता, समझिए ना कि मृदा का ह्रास कैसे हो रहा है। ठीक, तब इसको बचाया कैसे जाए, जिसको बचाया कैसे जाए तो वो देख लो। अधिक खनन था तो हम लोग इसको लिख देंगे संरक्षण के बारे में लिख देंगे। मृदा का संरक्षण कैसे होगा? तो अधिक खनन है तो हम लोग बोलेंगे पहला पॉइंट में खनन पर नियंत्रण, खनन पर नियंत्रण। 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे 2 नंबर के लिए तैयारी करा रहे हैं। खनन पर नियंत्रण, पशुचारण पर नियंत्रण, नियंत्रण का अर्थ काबू करना, रोक का अर्थ पूर्ण रूप से रोक लगाना। तो हम ये भी तो कर सकते थे कि रोक लगा दे, लेकिन नहीं। तो पशु में ऐसा चीज को चर सकते हैं जिससे मृदा को कोई नुकसान ना हो। जैसे घास वगैरह फालतू का जो होता है वो सब चर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फसल लगा हुआ छोटे छोटे पेड़ पौधे उसको चर लेंगे तो दिक्कत है। थर्ड पॉइंट तो हम समझा दी ना, नियंत्रण में रोक अलग हुआ। नियंत्रण पे हुआ लिमिट में करना, रोक का अर्थ डायरेक्ट कुछ नहीं करना। तीसरा वनों का कटाव, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वनों का, या कह सकते वृक्षारोपण। सबसे बेस्ट तरीका है मृदा संरक्षण या भू संरक्षण का वृक्षारोपण। सरकार चला रही है भी, जल जीवन हरियाली, उसके तहत बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। पांचवा अति सिंचाई की जगह निम्न सिंचाई या सिंचाई पर नियंत्रण, निम्न सिंचाई। देख लो 4, इसका विपरीत यह है और इसका विपरीत यह है। कोई पूछे तो ध्यान में रखना कि मृदा का निम्नीकरण, मृदा का ह्रास कैसे हो रहा है? अधिक खनन के फलस्वरूप, अति पशुचारण, वनों का कटाव, अति सिंचाई। ठीक, अगर वो वही चीज पूछ ले कि मृदा का संरक्षण कैसे हो रहा है, मृदा का संरक्षण तो लोग क्या बोलेंगे? खनन पर नियंत्रण, पशुचारण पर नियंत्रण, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करने का अर्थ क्या होगा? वृक्ष लगा लगा कर। ठीक, निम्न सिंचाई। ठीक है ना, इतना चीज हम बताएं। इसके आगे मृदा के बारे में मेन मकसद है मृदा के बारे में बताना। यहाँ सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि केवल 10th ही आएंगे।
ठीक है, तो ये कोई उतारेगा तो उतार लो इसको, 2 मिनट का टाइम उतार लो। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ना है। उसके बाद क्या देख लो, मृदा का निर्माण मेन रूप से क्या होता है, चट्टानों टूटने फूटने से। तो पहले हम चट्टान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 चट्टान, ठीक, अग्नेय चट्टान, अपसारी चट्टान, जलोढ़ मिट्टी को कछार कहा जाता है ना, कछार मिट्टी को। और रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। कौन कौन? अग्नेय चट्टान, अपसारी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। देखो इसमें क्या होता है, अग्नेय चट्टान कम परत वाले होते हैं, इसलिए कठोर होते हैं। अग्नेय चट्टान कठोर होते क्यों? कम परत इसमें होते हैं, ठीक। डायरेक्ट हम बता रहे हैं क्योंकि चट्टान इसमें पढ़ना नहीं है, केवल क्वेश्चन आता है कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। अब सारी चट्टान में इसके तुलना में ज्यादा परत होते हैं, परत वाले चट्टान, ठीक। परत वाले चट्टान होते हैं और इससे कम कठोर होते हैं। तो सबसे मुलायम कह सकते हैं या कठोर का विपरीत मुलायम, या कह सकते हैं ज्यादा परत वाले। ये इसको ये भी कह सकते हैं अपसारी के टूटने फूटने के फलस्वरूप रूपांतरित का निर्माण होता है, टूटने फूटने के फलस्वरूप, टूटने के फलस्वरूप, ठीक है। टूटने फूटने के फलस्वरूप रूपांतरित का निर्माण होगा। तो हम बता दिए क्या, अग्नेय में ज्यादा कठोर चट्टान होगा, क्यों? उसमें कम परत पाए जाते हैं। और शादी में इसके तुलना में कम कठोर होगा क्योंकि इसमें परत पाए जाते हैं। इसी कारण से देखो, जिस चीज में लेयर ज्यादा होगा उसका ह्रास होगा ही, बहाव से, जलवायु परिवर्तन से, इस सब पे असर पड़ेगा। जैसे ज्वाइंट है, कहीं 2 चीज ज्वाइंट है तो उस पर ज्यादा असर पड़ेगा, और कोई चीज ज्वाइंट नहीं डायरेक्ट ऐसे है इस पर कम ना असर पड़ेगा, किसी चीज से हम दबाव देंगे तो, ठीक है। मेन मुद्दा पे आते हैं, मिट्टी पे। तो भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? कहीं कहीं आपको 8 देंगे, जो शुष्क मृदा और एक और मृदा क्या उसको बोलते हैं, अलग से जोड़ता है, लाल या पीली मृदा ऐसे करके जोड़ता है, 8 होते हैं। लेकिन हम लोग को 10th में पढ़ना है 6। भारत में कितनी मृदा पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 6 मृदा, ठीक। कौन कौन है? पहला देख लो, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा, ठीक है, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। भारत की मृदा कितने भागों बांटा गया है? 6। पहला कौन? जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल या पीली मृदा, चौथा लेटेराइट मृदा, 5वां मरुस्थलीय मृदा, 6ठा पर्वतीय मृदा, ठीक है।
अब हम सबका बारी बारी से डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग डालेंगे क्या हेडिंग, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। तो हम जलोढ़ मृदा के बारे में बता देते हैं सबसे पहले। तो हेडिंग डालेंगे जलोढ़ मृदा। देखो, जलोढ़ मृदा को उत्तरी बिहार में दियरा के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य शब्द दिया से बना है। मुख्य शब्द दिया से बना है। ठीक, जलोढ़ मृदा को उत्तरी बिहार में किस नाम से जानते हैं, दियरा के नाम से, जो मुख्य शब्द दिया शब्द से बना है। ठीक है, उत्तरी बिहार में इसे दियरा कहते हैं। ठीक, उत्तरी बिहार में इसे क्या कहते हैं, दियरा। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 40% पे पाए जाते हैं। कौन मृदा, जलोढ़ मृदा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 40% भाग पे जलोढ़ मृदा होते हैं। और भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लगभग उसको कह सकते हैं 33 लाख किलोमीटर, जिसमें से 40% पे क्या होगा, जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, तो मुख्य शब्द दिया शब्द से बना है कौन मृदा, जलोढ़ मृदा, जिसे उत्तरी बिहार में दियरा कहते हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% भाग पे कौन मृदा है, जलोढ़ मृदा। तो हम इसमें बताते हैं इसमें होता क्या क्या है। उपस्थित कण, उपस्थित रासायनिक तत्व कह सकते हैं उसको, रासायनिक। देखो क्या होता है इसमें, सॉरी, मृदा में क्या क्या होता है देख लो। मृदा में उपस्थित रासायनिक तत्व, नाइट्रोजन होगा मृदा में। ठीक है, पोटाश होगा, फास्फोरस, ठीक है, एल्युमिनियम होगा। इन जलोढ़ मृदा नहीं लिखा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में जो होगा हम उसको घेर के बता देंगे क्या क्या होता है जलोढ़ मृदा में। पूरे मृदा की बात हम बता रहे हैं। मैग्नीशियम, फेरम, फेरम यानी लोहा, आयरन। ठीक है, जैव पदार्थ, ठीक ना। तो देख लो यहाँ पे कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है, पोटाश होगा, फास्फोरस होगा, ये दोनों, और ये जलोढ़ मृदा में होगा। ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता के लिए हम लोग खेत को नाइट्रोजनीकरण करते हैं। जो देखते हो भिंडी की खेती होती है तो उसके बाद उसमें कुछ अपशिष्ट रह जाता है डंटी टाइप, तो उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों, उसमें जो नाइट्रोजन गैस होता है ना, सड़ के नाइट्रोजन गैस उसमें से निकलता है, उससे खेत की उर्वरता बढ़ती है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि नाइट्रोजनीकरण करने से खेत की उर्वरता बढ़ती है। लेकिन नाइट्रोजन जलोढ़ मिट्टी में नहीं होता है, नाइट्रोजन जलोढ़ मिट्टी में नहीं होता है। फिर भी यह अधिक उपजाऊ मृदा है, फिर भी यह अधिक उपजाऊ मृदा है। तो कैसे, तो देख लो कैसे होता है। तो ये बात हम बता दें, पोटाश, फास्फोरस, जैव पदार्थ और कुछ छूट रहा है नहीं। ठीक है, इतना चीज मिट्टी में होती है। इन पोटाश, फास्फोरस, जैव पदार्थ जलोढ़ मृदा में होती है, और नाइट्रोजन नहीं होती है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन होगी वह अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ है फिर भी इसमें नाइट्रोजन नहीं है। तब कैसे है, तो ये बताते हैं हम। देख लो, जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ होगा, भारत के उत्तरी विशाल मैदान। विस्तार कहाँ होगा, भारत के उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी
विशाल मैदान और तटवर्ती क्षेत्र। तटवर्ती क्षेत्र, अब देखो ये 2 पॉइंट आया, तटवर्ती क्षेत्र और उत्तरी विशाल मैदान। तो भारत के उत्तरी भाग, भारत के उत्तरी भाग, उत्तरी भाग कहने का तो ये पूरा ऊपर वाला, ये सब एरिया छोड़कर यहाँ वाला, ठीक है। इससे नीचे वाला ये बिहार, यूपी, ये सब हुआ ना, तमिल, नीचे से तमिलनाडु, ये सब हो गया। तो उत्तरी एरिया कहने का अर्थ ये हुआ। तटवर्ती कहने का अर्थ हुआ कि जो समुद्र से लग रहा है एरिया, ये पूरा नहीं, पूरा दक्षिणी एरिया नहीं, केवल जो समुद्र से लग रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं तटवर्ती क्षेत्र। तो क्या बोले, समुद्र से लगा हुआ एरिया। तो कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन नहीं है फिर भी अधिक उपजाऊ क्यों है, कि ये बाढ़ वाले इलाका में, सॉरी नदी नाला, नदी महासागर ये सब वाले इलाके में होंगे। तो इधर भारत के दक्षिणी भाग में इधर तटवर्ती क्षेत्र इसको कहते, क्यों, इधर पानी ही पानी है, केवल अधिक पानी पानी है, ठीक ना, अधिक पानी है, यहाँ बाढ़ आएगा ही। बाढ़ आएगा तो मिट्टी में क्या होता है, कार्बनिक और कार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं, उससे मिट्टी पे ऊपर परत बन जाएगा, ठीक है। तो परत बन जाएगा ना, तो उस मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, जिससे अच्छी खेती होती है, ठीक है। किसमें, जलोढ़ मिट्टी में। बता दिए ना कहाँ कैसे उपजाऊ बन जाता है जो। तो विस्तार बता दिए, उत्तरी विशाल मैदान, तटवर्ती क्षेत्र। अब कौन कौन से राज्य में ये मृदा का विस्तार है वो देख लो, इसका ट्रिक बता देते हैं। ताऊ के पंजा अब मध्य में, सुन लो, ताऊ के पंजा अब मध्य में। इसका ट्रिक क्या बताया हम, ताऊ के पंजा अब मध्य में। तो देखो तो से क्या होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, यू से उत्तर प्रदेश, के से केरल या कर्नाटक, कर्नाटक, पंजा से पंजाब, असम, बिहार, मध्य से मध्य प्रदेश, मेघालय, और अलग से 3 राज्य वो भी बताएंगे, राजस्थान, गुजरात, बंगाल एरिया। ताऊ के पंजाब मध्य में। किसका ट्रिक है, जलोढ़ मृदा का विस्तार का, इसका विस्तार है, जलोढ़ मृदा का विस्तार इन सभी राज्यों में है। कुछ कुछ राज्यों में जलोढ़ मृदा को कॉप कहा जाता है, कॉप, अधिक उपजाऊ है इसलिए इसको कॉप कहते हैं। कॉप का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सुनोगे सुपर कॉप्स, मतलब कि पुलिसों में सर्वश्रेष्ठ, तो मृदा में सर्वश्रेष्ठ हो गया कॉप लगा तो जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, कॉप, याद रखिएगा। जेल से में तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन इससे जलोढ़ मृदा को एक और नाम से जानते हैं, क्या, कॉप। इसका विस्तार कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, गुजरात और बंगाल, ठीक है। अब जलोढ़ मृदा के भाग के बारे में बताते हैं, जो 2 होते हैं, खादर, बांगर। खादर क्या होंगे, बांगर क्या होंगे, एमसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बता दो। जलोढ़ मृदा के 2 भाग होते हैं, एक खादर और एक बांगर। बांगर, खादर।
पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खागर कहते हैं। अब सोच रहे होंगे पुरानी और नवीन क्या होगा, नवीन का मतलब नया, पुरानी क्या होगा, तो देख लीजिए। जहाँ पे बाढ़ अधिक आएगा वहाँ पे तो खागर मृदा ही होगी, क्योंकि वहाँ से रासायनिक कार्बनिक का परत जमेगा मिट्टी पे, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। किसे? खागर मृदा को। इसके तुलना में अधिक उपजाऊ है, इसके तुलना में, बांगर की तुलना में, और इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। कंकड़ पत्थर, बांगर में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें कम होती है, हल्का होती है। जैसे इसमें इतना बड़ा बड़ा हो रहा है ना, इसमें ऐसा होगा, या न के बराबर भी हो सकता है। अगर ये सूख जाए तो पाउडर के रूप में हो जाएगा। क्या? पाउडर के रूप में। और ये छोटा छोटा ढेला टाइप हो जाएगा, रोड़ी टाइप। ठीक है। तो बांगर खादर में, खादर नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। खादर सर्वश्रेष्ठ उपयोगी है उपजाऊ के लिए। खादर में होता है क्या? यह बाढ़ वाले इलाकों में होता है। खादर बाढ़ वाले इलाकों में होती है, लेकिन बांगर क्या होता है? उच्च इलाका में, बाढ़ से दूर वाले इलाका में, ऊंचाई वाले इलाका में, ऊंचाई वाले इलाका में। ठीक है। जलोढ़ मृदा के कितने भागों में बांटा गया है? खादर, बांगर, दो भागों। कौन कौन? खादर, बांगर। खादर को पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर को नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा। बांगर में क्या होगा? कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होगी और खादर में क्या होगा? कम होगी। ठीक है। और ऊंचाई वाले इलाके में होंगे जहाँ पे बाढ़ आसानी से नहीं आती हो या नहीं के बराबर आती हो बाढ़, तो वहाँ पे क्या रासायनिक तत्व जाएंगे? रासायनिक तत्व जाएंगे नहीं, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ नहीं जाएंगे, तो अधिक उपजाऊ नहीं हो पाता। इस कारण से अधिक उपजाऊ है गंगा, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार हम लोग देख लें तो बाढ़ के लिए लगभग प्रसिद्धि माना जाता है। नीतीश कुमार कितना भी विकास कर ले वहाँ बाढ़ आएगा ही। वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के लिए बहुत प्रक्रिया चलाया गया, बांध बनाया गया, पुल बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। तो क्या बोले, उत्तरी बिहार में इसे किस नाम से जानते हैं? दियरा, वही है गंगा उपार के क्षेत्र। ठीक है। जलोढ़ मृदा के बारे में बता दिए, आगे हम काली मृदा के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।